हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का लेसन नंबर 2 लेकर आए हैं साइंस सब्जेक्ट से। लेसन का हेडिंग है हमारे पास क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हम जो भी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं क्या वे शुद्ध हैं। कैसे, किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये वस्तुएं शुद्ध है अथवा मिलावटी हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है। अब क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं अगर हमने पर्टिकुलर कोई भी वस्तु बाजार से खरीदी, अगर उसके ऊपर कहीं लिखा हुआ है कि ये शुद्ध है तो इसका मतलब यह है कि उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। लेकिन जो भी वैज्ञानिक वगैरह रहते हैं उनके लिए वस्तुएं अलग अलग पदार्थों के मिश्रण होते हैं। जैसे जिस तरीके से अगर मैं उदाहरण ले लें कि दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो एक शुद्ध पदार्थ में हम छोटी सी परिभाषा अगर हम उसको समझें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी शुद्ध पदार्थ होते हैं, वे एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी तथा आदि सभी मिश्रण हैं। अब बात आती है कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है मिक्सचर, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलाने को हम लोग मिश्रण कहते हैं। जैसे मिश्रण, जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो मिश्रण की सीधी सी सिंपल सी परिभाषा यह है बच्चों कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी पदार्थ वगैरह अगर होता है और उसमें कोई अन्य पदार्थ मिला हुआ होता है तो हम उसके भौतिक मतलब फिजिकल तौर पे हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि क्योंकि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक जो होता है वह समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। यानी कि अगर कोई भी पदार्थ है, जिस तरीके से अगर हम लोग ले लें जैसे कि दूध हो गया है, तो उसके जो गुण होंगे वही गुण आपको उस पदार्थ से मिले हुए अन्य पदार्थ में भी मिल जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। अब मिश्रण के प्रकार हम समझते हैं कि मिश्रण के प्रकार क्या होता है। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। मतलब जिस तरीके से हम एक या दो वस्तुओं को मिक्स करते हैं, ठीक उसी तरीके से मिश्रण होता है। और इन मिश्रणों में हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि मिश्रण के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप को समझते हैं। अब कोई भी एक क्लास होगी या हम चाहे तो हम खुद की क्लास भी ले सकते हैं। उस कक्षा को अ, ब, स और द समूह में बांटना है। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स है उसको अपने को ग्रुप बनाना है, कम से कम 4 ग्रुप बनाना है, ए, बी, सी और डी। अब एक बीकर लेंगे जिसमें 50 ml यानी कि 50 मिलीलीटर जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, उसको समूह अ को देंगे। जो पहला वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें हम कॉपर सल्फेट उन बच्चों को देंगे। और एक बीकर लेंगे जिसमें 50 ml पानी भरा हुआ हो। अब दूसरा वाला जो समूह बी है उसमें उस समूह को हम एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण देंगे। 2 चम्मच इनको चूर्ण देंगे। पहले वाले समूह को 1 चम्मच देंगे, दूसरे वाले समूह को 2 चम्मच देंगे। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह स और द को देंगे। दोनों को अवयवों को पृथक पृथक मात्रा देनी है, मतलब अलग अलग मात्रा देनी है। जैसे हमने स को 1 चम्मच दिया है तो द को हम लोग 2 चम्मच देंगे। मतलब उनकी मात्रा की जो क्वांटिटी है, जो मिश्रण हमने दिया है बच्चों को, उसकी मात्रा अलग अलग होनी चाहिए। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करना है। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे जल में नमक और जल में चीनी, जो कि एक ही प्रकार के विलयन
दिखते हैं। दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर और जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। मतलब जब दो अलग अलग पदार्थ को हम आपस में मिश्रण करेंगे तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब दोनों पदार्थ अगर एक ही प्रकृति के हैं, जैसे जल और तेल, ये विषमांगी मिश्रण में आएंगे। नमक और सल्फर और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, यानी कि आपका नमक और लोहे की छीलन, ये दोनों विषमांगी मिश्रण में कहलाएंगे। विलयन क्या है? 2.2 हम लोग पढ़ेंगे बेटा। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। तो विलयन की छोटी सी परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। जो नींबू जल होता है, हम नींबू वाला पानी अगर पीते हैं तो उसमें शक्कर भी हम लोग मिलाते हैं, शुगर भी मिलाते हैं या चीनी भी मिलाते हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि इसमें चीनी और नमक जो है समान रूप से वितरित होते हैं या समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। अब इसे भी जाने तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातुएं, देखिए बेटा पढ़िए। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं, पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण। पीतल जो होता है जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है, जिसमें कि लगभग जिंक जो है 30% और कॉपर लगभग 70% होता है। अब किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। विलय मतलब जो घुल जाए, और विलायक यानी कि घोलने वाला। जैसे कि पानी, नमक कम मात्रा में होगा जो कि पानी में घोला जाएगा तो नमक यहाँ पर विलय हो जाएगा और पानी यहाँ पर विलायक हो जाएगा। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, जिसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, जिसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। दूसरा हो जाएगा हमारा आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसमें टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलय है और एल्कोहल विलायक है। जिसकी कम मात्रा रहेगी वो आपका विलय हो जाएगा और जो ज्यादा मात्रा में रहेगा वो आपका विलायक हो जाएगा। वातयुक्त पेय पदार्थ जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है। आपने जो कोका कोला, पेप्सी, थम्सअप वगैरह आपने पिया ही होगा, तो जब वो जो बॉटल होती है उसमें पानी तरल पदार्थ तो रहता ही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से वह ठंडा होता है। तो जो बॉटल जो भरी जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हो जाएगी वो आपकी विलय हो जाएगी, और जो पेय पदार्थ जो अंदर तरल पदार्थ जो उस बॉटल में भरा हुआ है, कोका कोला या थम्सअप जो भी आप पीते हैं, वह आपका विलायक हो जाएगा। वायु गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन यानी कि 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। नाइट्रोजन को जो वायु का विलायक कहा जाता है, वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन प्रकृति में अधिक मात्रा में पाई जाती है और बाकी दूसरी जो गैसें हैं वे कम मात्रा में हैं। इसलिए जो अधिक मात्रा में होगा हम उसे विलायक कहेंगे, और जो कम मात्रा में होगा उसे हम विलय कहेंगे। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा हो जाएगा विलयन के कण व्यास में एक
न्यूटन मीटर, यानी कि 10 की घात -9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। मतलब छान भी लें लेकिन फिर भी इसमें विलय के जो कण हैं ये नीचे नहीं बैठेंगे, इसलिए विलयन जो होता है वह स्थायी रूप ले लेता है। अब विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह A और समूह B के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न भावों के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह A द्वारा प्राप्त विलयन समूह B की तुलना में तनु है। एक क्रियाकलाप 2.3 हम लोग पढ़ेंगे बेटा। दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी लेना है, या बेरियम क्लोराइड भी हम मिला सकते हैं। जब विलय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। बीकर को थोड़ा सा हमें गर्म करना पड़ेगा और विलय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। मतलब थोड़ा सा हिलाने के बाद हमें उस पदार्थ को उस पानी में, जल में और घोलना है। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। देखिए, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि जितनी विलयन की क्षमता है उस तापमान पर उतना ही पदार्थ उसमें घुल सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है, जैसे मान लीजिए हमने पानी और चीनी का घोल एक तैयार किया है और जिसमें हम चीनी घोलते हुए जा रहे हैं, एक कंडीशन या एक तापमान ऐसा आता है कि उसमें उसके बाद वह चीनी नहीं घुलती है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त यानी कि वो तृप्त हो गया, बस अब इसके बाद नहीं खुलेगा। जैसे मान लीजिए हमें बहुत जोरों की भूख लगी हो और अगर हमें कोई खाना खिला दे जितनी हमें भूख है और हम उतना ही खाना खा पाते हैं जितनी कि हमें भूख है, बस उसके बाद तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, तो हम कहते हैं ना बस मन तृप्त हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम तृप्त हो जाते हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी विलयन में एक विलय की एक निश्चित मात्रा ही घोली जा सकती है तापमान बढ़ाने के बाद भी। और तापमान बढ़ाने के बाद अगर विलयन में विलय नहीं घुल रहा है तो इसका मतलब है कि वह संतृप्त विलयन है। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर, मतलब जितना भी तापमान हमने बढ़ाया है, जो उस विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मतलब जितनी मात्रा में विलय उसमें घुल जाएगा, विलयन में घुल जाएगा, वह उसकी घुलनशीलता कहलाएगी। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा जो विलय हम उसमें घोले जा रहे हैं, अगर वह संतृप्तता से कम है तो हम इसे कहेंगे कि यह असंतृप्त विलयन है। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि यदि निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन जो क्षमता होती है वह भिन्न भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलय पदार्थ की मात्रा को जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। या हम परिभाषिक तौर पे अगर समझें तो विलयन की सांद्रता बराबर होगा विलय की मात्रा बटे में विलयन की मात्रा। यानी कि विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे किसी भी विलयन की, कि जो चीनी हमने पानी में घोली उस चीनी की मात्रा कितनी है वो ऊपर हम लोग लिखेंगे और उसमें जितना हमारा विलयन है उससे उसको भाग लगा देंगे तो यह हमारी विलयन की सांद्रता आ जाएगी। या विलय की मात्रा बटे में विलायक की मात्रा। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे।
सूत्र के रोर में अगर हम लोग पढ़ें तो द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत अगर हम लोग को निकालना है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू में 100। द्रव्यमान या विलयन के आयतन, तो आयतन के लिए हम लोग आयतन का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन इंटू में 100 यानी कि गुणे में 100। जैसे मान लीजिए